गुड मॉर्निंग, नमस्ते ऑल एस्पिरेंट, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। सो स्टार्ट करते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर। आज है 14 सितंबर 2023। सो हम देखते हैं हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। उससे पहले हम देखते हैं एक एमसीक्यू, और एमसीक्यू में हम देख रहे हैं यूपीएससी 2020 का सीरीज नंबर ए है हमारे पास, और हम क्वेश्चन नंबर 48 पर पहुंच चुके हैं अब तक। ओके, और अब तक हमने 47 क्वेश्चनों को बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व किया था। सो अब हम देखते हैं क्वेश्चंस क्या है हमारे पास। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रीजन and you can say that it's a factor for exposures to benzene pollutions. ओके, सो इसमें क्या दिया है? फर्स्ट का मतलब फर्स्ट हमें दिया है, यानी कि जिसके कारण बेंजीन उत्पन्न होती है ना। सो इसमें दिया है हमें ऑटोमोबाइल exhausts and tobacco smoke and wood burnings। and next दिया हमें using varnished wooden furniture, जो हमारे यू कैन से दैट लकड़ी के फर्नीचर होते हैं घर में, वहां पे वार्निश का यूज होता है। या फिर हमारे पास दिया है यूजिंग प्रोडक्ट मेड बाय दी पॉलीयूरेथेन्स। ओके, सो क्या दिया है? सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। ओके, नेक्स्ट क्या है हमारे पास? देखिए यहाँ पे मैं अगर चाहता तो आपका डिटेल और इसका एक्सप्लेनेशन लगा सकता था, बट क्या है, ये क्वेश्चन आप इजीली कर लेंगे अगर थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे इसको। तो देखते हैं क्या है हमारे पास। निम्नलिखित में से कौन सा कारण या कारक बेंजीन प्रदूषण उत्पन्न करते हैं? ये आपका हिंदी में है यहाँ पे। सो देखते हैं क्या है। फर्स्ट है स्वचालित वाहन, यू कैन से दैट ऑटोमोबाइल द्वारा निष्कासित पदार्थ। ओके, दूसरा हमारे पास तंबाकू का धुआं, जैसे तम्बाकू आपने देखी होगी खेतों में होती है, उसके बाद वो जो उसका वेस्टेज बच जाता है उसको जलाते हैं कई जगह, है ना। लकड़ी का जलना, क्या प्रदूषण, बेंजीन प्रदूषण की बात हो रही है, यानी कि बेंजीन यू कैन से दैट C6H6। इसको प्रदूषण करने की ये जो प्रदूषण है किससे उत्पन्न होता है वो कर दिया है। उसके बाद रोगन किए गए लकड़ी के फर्नीचर का उपयोग। रोगन का मतलब है उसमें जो फर्नीचर होता है हमारा, ठीक है, उस फर्नीचर पर क्या होता है? रोगन किया जाता है। रोगन का मतलब है उसपे पॉलिश वगैरह, ठीक है। पॉलीयूरेथेन से निर्मित उत्पादों का उपयोग। और नेक्स्ट हमें दिया है नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर दीजिएगा। सो 1 2 3, केवल 2 और 4, है ना, 2 और 4, केवल 1 3 4 और 1 2 3 4 5। ओके, सो अब हम देखने की कोशिश करते हैं कि हमारा इसका आंसर क्या होगा। मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, देखिए अगर आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे, अगर बेंजीन का पॉल्यूशन इतना ही होता तो ये जो यूजिंग वार्निश वुडन फर्नीचर है, अब घर में तो जिस बेड पे हम सोते हैं उस पे भी वार्निश होता है ना। या हम मान लीजिए कोई भी चीज यूज कर रहे हैं, जैसे लकड़ी की कई जगह तवा भी होता है, उस पे भी हल्की सी वार्निश होती है। या फिर आप कह सकते हैं जो खिड़कियां होती हैं उस पे भी वार्निश होती है, गेट होता है उस पे भी वार्निश होती है। अगर ऐसा कुछ होता तो हम वार्निश यूज नहीं करते। रीजन क्या है? ये तो घर में घुसा है हमारे पॉल्यूशन, है ना। तो इतना इतना हम क्रिटिकल ना कहाँ लेते। तो अगर आप इसमें से फोर्थ को निकाल देते, आउट ऑफ फोर्थ कर देते, देन इजीली आप आंसर तक पहुंच सकते थे। समझ रहे हैं मेरी बात को? बट हम इसको लास्ट में और डिस्कस करेंगे। जिसको इसका आंसर पता है वो प्लीज कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देगा। उसके बाद हम आ जाते हैं अपने पीसी बोले तो प्रीलिम्स करंट, जो आपका कॉम्बिनेशन होता है पीआईबी, द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस का। ओके, सो इसमें हम देखने की कोशिश करेंगे कि हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट रहा 13 सितंबर को। बाद बाकी तो हम न्यूज में कवर करते ही हैं, जो भी चीज हमारी छूट जाती है उसको हम कवर करने की कोशिश करते हैं इन अ प्रीलिम्स करंट। सो हमारे पास है फर्स्ट, भोज वेटलैंड। वेटलैंड वाला क्वेश्चन जब भी बने तो आप उसे नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि इसका एमसीक्यू बनने के पूरे पूरे चांस रहते हैं। सो इसकी लोकेशन की बात करें, इसकी लोकेशन आपकी है भोपाल एमपी में। पहले तो आपको इसकी लोकेशन पता करनी है, क्योंकि मोस्टली जब भी वेटलैंड के बारे में पूछा जाता है तो आपसे लोकेशन आपको आइडिया होना चाहिए कि लोकेशन कहाँ है। इसको रामसर साइट घोषित किया गया था 2002 में। ओके, उसके बाद बहुत ज्यादा न्यूज में चल रहा है, इसको मैं अभी न्यूज में भी कवर कराऊंगा। मैंने प्रीलिम्स करंट में भी इसको कवर कराने की कोशिश की है। रीजन क्या है? निपा वायरस को आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए, और पॉसिबिलिटी है कि इसके क्वेश्चंस बन सकता है आपका। सो देखते हैं क्या है, ये है क्या। निपा वायरस एक्चुअली में जेनेटिक वायरस है। जेनेटिक का मतलब होता है कोई भी वायरस अगर एनिमल से ह्यूमन में ट्रांसफर होता है, पहले तो आपको इतना समझना है। और या फिर वो मान लीजिए कंटामिनेटेड फूड है उसके थ्रू फूलता है,
या फिर आप कह सकते हैं डायरेक्टली पीपल को फैलता है। तो थोड़ी सी इसकी डेफिनेशन समझ लेते हैं। जेनेटिक वायरस है ये निपा वायरस। निपा वायरस यानी कि इसको NIV और बोला जाता है, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। निपा वायरस यानी कि NIV, इसको कई बार NIV लिखा जाता है और कई बार इसको NBV, ठीक है, तो आप थोड़ा सा समझ लेंगे इसे। ये जोनोटिक वायरस है, ये ट्रांसमिटेड होता है फ्रॉम द एनिमल टू ह्यूमन, यानी कि एनिमल से ह्यूमन में ट्रांसफर होता है। ये हमें क्लियर हो गया। मान लीजिए बैट्स है, बैट्स चमगादड़ है, अगर उसको निपा वायरस है तो वो इंसान में ट्रांसफर हो जाएगा, इतना आपको समझना है। फॉर एग्जाम्पल आप कह सकते हैं कि जैसे कई कब्रिस्तान होते हैं जहाँ पर कोई भी अगर व्यक्ति रहता है और वो व्यक्ति अगर मान लीजिए कांटेक्ट में आ जाता है वेट्स के, तो उसको निपा वायरस होने के चांस है, अगर वेट्स को निपा वायरस है तो, ठीक है। या फिर आप कह सकते हैं ये आल्सो ट्रांसमिटेड फ्रॉम द कंटामिनेटेड फूड, जो आपका प्रदूषित फूड होता है उसके थ्रू भी ये फैलता है, और डायरेक्टली बिटवीन द पीपल्स। इसमें मैंने आपको इसके सिम्टम्स बताए थे, जैसे आपका मसल्स पेन होगा, फीवर आएगा, है ना, या रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है आपका वो भी उसमें समस्याएं होंगी। तो तीन चीजों में आपका होता है, मसल्स पेन है, या फिर मान लीजिए आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होगा, और उसके बाद आपका हो जाता है मसल्स पेन, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ओके, और फीवर रहेगा इसमें, ये आपको समझ लेना है। उसके बाद हम आ जाते हैं नेचुरल होस्ट का है निपा वायरस के, तो जैसे फ्रूट बैट्स, है ना, ऑफ द फैमिली, जिसे हम पैट्रोपेडियल्स कहते हैं, या जीन्स जिसको हम पैट्रोपस कहते हैं, जीनस। तो ये इसके क्या है, नेचुरल होस्ट है जहाँ पे निपा वायरस होस्ट करता है। इसके लिए कोई वैक्सीन बनी है क्या? नहीं, कोई वैक्सीन नहीं बनी है, ना ही कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल है फॉर द पीपल और एनिमल्स। अब देखिए ये एनिमल टू ह्यूमन भी फैल रहा है, ह्यूमन टू ह्यूमन भी फैल रहा है, समझ रहे हैं? तो क्या है, अगर इसके लिए कोई वैक्सीन बनी होती तो इतना बड़ा इसका तमाशा होता ही नहीं। ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर हमारे पास निमोनिया की वैक्सीन है तो निमोनिया इतना न्यूज में नहीं रहता है। रीजन क्या है कि भाई उसकी वैक्सीन है हमारे पास, क्योरेबल है, तो हम उसे न्यूज में इतना क्यों प्रसारित करेंगे? कोई भी चीज अगर न्यूज में आती है तो उसका सबसे बड़ा कारण ये होता है कि उसके लिए कोई वैक्सीन नहीं है। एक क्वेश्चन मैंने अभी आपको लास्ट कराया था कि वैक्सीन में कोई साइड इफेक्ट होता है या नहीं होता है, उसमें वो तीसरे नंबर पर क्वेश्चन दिया था, है ना, उसमें 1 2 3 इस तरीके से दिया था, 1 2 3, तो 3 वाले में ये ऑप्शन था। ऑप्शन में ये दिया था कि वैक्सीन जो है उसके कोई साइड इफेक्ट नहीं होते हैं, तो वहाँ डेफिनेटली है कि ये वैक्सीन का ऐसा कैसे हो सकता है कि उसका कोई साइड इफेक्ट ना हो। ये तो क्लियर कट है, आम भाषा में हम समझ सकते हैं, जब हम बचपन में छोटे थे तब भी हमने सुना होगा कि दवाइयाँ खाने के कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट होते हैं। ओके, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट, हमारे पास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है उसको देखेंगे, स्पाइनल मस्कुलर एंट्रोफी। ये थोड़ा सा आपको समझना है। एंट्रोफी आपने पढ़ी होगी, पर स्पाइनल मस्कुलर एंट्रोफी नहीं पढ़ी होगी आपको। ये बायोलॉजी का टर्म है, थोड़ा सा इसको देखेंगे। ये है क्या? ग्रुप ऑफ हेरिडिटरी, यानी कि ये वंशानुगत है। वंशानुगत मतलब जो फादर या मदर या नानी में जो होती है वो डिजीज है। डिजीज दैट कैन डैमेज, ये डैमेज करती है और किल करती है क्या? स्पेशलाइज्ड नर्व सेल, जो नर्व सेल है उसको ये किल और डैमेज कर दिए इन अ ब्रेन एंड स्पाइन कॉर्ड्स। ओके, अब ये होती किसके द्वारा है? देखिए मैं आपको थोड़ा सा केस, ये क्या केस करेगी आपको, ये मोटेड जीन है या मिसिंग जीन्स है, जिनको आप सर्वाइवल मोटर न्यूरॉन्स जीन यानी कि SMN1 कहते हैं, उसको ये केस करेगी। कौन? स्पाइनल मस्कुलर एंट्रोफी। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास क्लाउलिया वोल्केनो। ये वर्ल्ड का मोस्ट एक्टिव वोल्केनो है, ये आपको समझना है, ये बहुत ज्यादा न्यूज में रहा। और ये आपका कहाँ पड़ता है? साउथ ईस्टर्न पार्ट जो आइलैंड्स है किसका? हवाई यानी कि US का, वहां पड़ता है ये, ठीक है, क्लाउलिया वोल्केनो। उसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट, हमारे पास है बहुत ज्यादा न्यूज में रहा, इसको भी देखने की कोशिश करेंगे, शांति स्वरूप भटनागर। ये भटनागर ना, ये एक्चुअली में जो फाउंडर थे CSIR के, यानी कि यू कैन से दैट काउंसिल ऑफ द साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, तो उसके जो डायरेक्टर थे उनके नाम पर ये पड़ा हुआ है शांति स्वरूप भटनागर। पहले तो आपको इतना समझना है। कई ऐसे डिग्री कॉलेज है ना या इंटर कॉलेज भी हैं जो भटनागर नाम से भी है। तो आप सुनते होंगे कि भटनागर क्या है भैया, ये तो हमने कभी सुना नहीं, पहली बार सुनना। तो आपको समझना चाहिए कि ये जो थे वो CSIR के यानी कि काउंसिल ऑफ द साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के फाउंडर थे। ओके, अब ये अवार्ड जो है हर साल दिया जाता है, इतना आपको समझ लेना है, क्योंकि जब आपसे MCQ बनेगा तो उसके जो ऑप्शन दिए होंगे आपके, तो ऑप्शन में अगर आपके लिए यहाँ पे सेकंड नंबर पे दे दिया गया कि ये बाइनियल है, यानी कि या फिर 2 ईयर में दिया जाता है या 5 ईयर में दिया जाता है, ठीक है, तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं। ये हर साल दिया जाता है, एवरी ईयर, ठीक है, ये चीज आपको याद रखने वाली है।
उसके बाद थोड़ा सा और देखते हैं, 7 फील्ड में दिया जाता है। कौन कौन से 7 फील्ड हैं? जैसे आपका है बायोलॉजिकल साइंस है, केमिकल साइंस है, अर्थ है, एटमॉस्फियर है, ओशियन है, प्लेनेटरी साइंस है। ठीक है, इन 7 फील्ड्स में इसको दिया जाता है। उसके बाद इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, कौन कौन योग्य है शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड्स के लिए? तो मैं बता दूं, कोई भी अगर इंडियन सिटीजन है वो भी है, या जिसकी एज अप टू 45 ईयर, ये थोड़ा सा आपको याद रखना, क्योंकि एज में थोड़ा सा वो इधर उधर कर देते हैं। बट मैंने आपको बताया था कि जब भी डिजिट वाला क्वेश्चन बनता है तो उसके गलत होने के पूरे पूरे चांस होते हैं। ओके, या फिर ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ द इंडिया, यू कैन सी दैट ओसीआई, ओसीआई आपने सुना होगा, ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ द इंडिया, या पर्सन ऑफ द इंडियन ओरिजिन, यू कैन सी दैट पीआईओ। ये दोनों ही एलिजिबल हैं और अप टू 45 ईयर, या फिर वो सिटीजन होना चाहिए किसका, इंडियन का। उसके बाद हम आ जाते हैं नायमा एयर फील्ड्स, ये भैया कहाँ है, ईस्टर्न लद्दाख में इसको इंसर्ट किया जा रहा है। ओके, उसके बाद हमारे पास कुछ रिपोर्ट्स हैं जो हमें थोड़ी सी याद रखनी है, हालांकि यहाँ बॉडी दी जाती थी, बट मैंने रिपोर्ट इसलिए बताई है क्योंकि ये आपके लिए थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो जाती है। जैसे एनालिसिस ऑफ द सिटिंग एमपीज फ्रॉम द लोकसभा एंड राज्यसभा ऑफ द इंडिया 2023 रिपोर्ट, यानी कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं उनकी जो सिटिंग होती है लोकसभा और राज्यसभा में, तो उनको एनालाइज करने के लिए एक रिपोर्ट जारी की गई। वो रिपोर्ट जारी की गई किसके द्वारा, एसोसिएशन फॉर द डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, यू कैन से दैट एडीआर के थ्रू। ओके, अच्छा, इसमें दिखाने की कोशिश क्या की गई है कि कितने एमपी ज्यादा क्रिमिनल हैं, जो मर्डर केस में, किडनैपिंग केस में, या फिर आप सेक्सुअल हरासमेंट केस में, है ना, इन्वॉल्व हैं। तो उसी के लिए रिपोर्ट जारी की जाती है। तो इसको थोड़ा सा आपको माइंडेड करना है, क्योंकि ये आपने पहली बार सुनी होगी। मैं देखिए बता दूं यहाँ पे, एनालिसिस ऑफ द सिटिंग एमपी यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम द लोकसभा एंड राज्यसभा ऑफ द इंडिया 2023 रिपोर्ट, जिसको देख कौन रहा है, एसोसिएशन फॉर द डेमोक्रेटिक एंड रिफॉर्म्स। ओके, उसके बाद हम नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है बिल्डिंग मटेरियल्स एंड क्लाइमेट कंस्ट्रक्टिंग अ न्यू फीचर रिपोर्ट। इसको रिलीज किया गया बाय द यूएनईपी, तो आपने सुनी होगी, है ना। अब इसमें क्या है, बिल्डिंग करना है, जो मटेरियल्स है या फिर क्लाइमेट कंस्ट्रक्टिंग का काम चल रहा है, और न्यू फीचर रिपोर्ट जिसको यूएनईपी देख रही है। ओके, अब हम आ जाते हैं अपने फर्स्ट पेज पर, और फर्स्ट पेज पर हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है उसको हम देखने की कोशिश करेंगे। और जैसे कि हमारा रूटीन है कि एमसीक्यू को हम लास्ट में सॉल्व करेंगे, हालांकि मैं फर्स्ट में ही आपको हिंट दे देता हूँ कि आप इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। मे भी पॉसिबल है कि आपका आंसर आ जाता होगा जब हम फाइनल डिस्कस करते होंगे। ओके, सो हम देखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे मिलता है हमें, निपा केसेस राइजेस टू 5 इन केरला, 7, 8, 9 कॉन्टैक्ट्स कीप अंडर द वॉच। देखिए मैं बताऊं क्या है, निपा वायरस के बारे में भी हमने पढ़ा कि ये जूनोटिक बीमारी है, पहले तो आपको क्लियर किया। उसके बाद ये एनिमल टू ह्यूमन ट्रांसफर हो रही है, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको उसके सिम्टम्स भी बताए कि इसमें आपका मसल पेन होगा, फीवर आएगा, या फिर आपका यू कैन से दैट रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो भी थोड़ा सा डिस्टर्ब होगा। ओके, तो और ये फैल किसके थ्रू रहा है, बैट्स के थ्रू फैल रहा है ना। अब ये बैट्स एंड पिग के थ्रू। अब क्या हुआ है, अब तक 5 केस जो है केरला में मिले हैं। अब ये 5 केस, ये क्या संख्या है भैया, 7, 8, 9 कॉन्टेक्ट। तो 5 लोग जो थे वो लगभग 700, यू कैन से दैट 789 पीपल से मिले। तो उन पे भी अब भाई निगरानी रखी जाएगी कि कहीं इनमें से भी किसी को भी तो निपा वायरस नहीं है। आपको समझ में आ रहा है, यहाँ तक क्लियर है? ओके, अब हमने निपा वायरस तो पढ़ लिया था, भाई क्या है क्या नहीं है। अब थोड़ा सा और देख लेते हैं आर्टिकल में क्या देने की कोशिश की गई है, कि भाई ये तीसरी बार हुआ है कोझिकोड डिस्ट्रिक्ट जो कि केरला में पड़ता है, और अब तक इसमें जो 5 हेल्थ वर्कर थे जो प्राइवेट हॉस्पिटल में है और टेस्टेड जो पॉजिटिवली किए गए, ठीक है। हेल्थ डिपार्टमेंट ने भाई जो कॉन्टेक्ट लिस्ट है 789 पीपल यानी 789 पीपल्स की, जो लिंक हुए 2% से, है ना, दो पर्सन जिनको निपा वायरस था उनसे वो टेस्ट हुए, ठीक है। तो वो उनकी डेथ हो गई, जो 2 लोग इन लोगों से कांटेक्ट में थे। हालांकि अभी 789 पर क्या चल रहा है कि भाई इनमें से किसी को भी तो नहीं है। अच्छा, उसके बाद देखते हैं, गवर्नमेंट ने रेस्टिकेट कर दिया है बिग इवेंट्स जो कोझिकोड में होना था, यानी कि 24 सितंबर को, ठीक है। और इंडियन काउंसिल ऑफ द मेडिकल रिसर्च आईसीएमआर ये देख क्या रही है भाई, इसमें एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज फॉर द ट्रीटमेंट बाय, ठीक है। मोनोक्लोनल, ये थोड़ा सा आपको याद रखना है कि इसमें मोनो मोनोक्लोनल क्लोनल, ठीक है, ये एंटीबॉडीज दी जाएंगी
फॉर द ट्रीटमेंट, ठीक है। उसके बाद ये थोड़ा सा आपको दिया है कि कितने लोग कांटेक्ट में आए, कितने नहीं आए, है ना। ये सब डेटा आपको नहीं समझना है, ये हमारे प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव के लिए नहीं है। अब हमें देखना क्या था, जो हम प्रीलिम्स में देख चुके थे, थोड़ा सा इसका हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी देखने की कोशिश करेंगे। क्या है निपा वायरस? एक जेनेटिक वायरस है, अभी मैंने आपको बताया, क्लियर क्या है आपका। उसके बाद ये ट्रांसमिटेड होता है फ्रॉम द एनिमल टू ह्यूमन, ये भी हमने क्लियर किया। उसके बाद इसमें मैंने बताया कि इसको फर्स्ट आइडेंटिफाई कहाँ किया गया था, मलेशिया में। ये हिस्ट्री थोड़ी सी हम देख लेंगे 1999 में, ड्यूरिंग द आउटब्रेक अमंग पिग फार्मर। और ये किसमें, जो पिग फार्मर था, यानी कि जो सुअर पालने वाला किसान था, उसमें इसको देखा गया था। ओके, फ्रूट बैट्स जो थे वो कंसीडर द नेचुरल रिजर्वियर फॉर ऑफ द वायरस, ठीक है। एंड ह्यूमन कैन बिकम इन्फेक्टेड थ्रू द डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द इन्फेक्टेड बैट्स, पिग्स, अदर इन्फेक्टेड पीपल। ये मैंने आपको बताया कि ये बैट्स के थ्रू भी फैलता है, पिग के थ्रू भी फैलता है, और ह्यूमन के थ्रू भी फैलता है। ओके, तो उसके बाद देखते हैं निपा वायरस जो है, सिम्टम्स रैंकिंग फ्रॉम द, इसमें फीवर आएगा आपको, हेडेक होगा, अभी मैंने बताया था आपको, और जो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम्स है वो डिस्ट्रेस होगा, ठीक है। उसके बाद मोर्टेलिटी ये इसमें हाई हो जाती है, विद नो स्पेसिफिक एंटीवायरल ट्रीटमेंट अवेलेबल। अब इसके लिए कोई भी क्यूरेबल ट्रीटमेंट नहीं है हमारे पास, और ना ही कोई वैक्सीन है, इसको मैंने आपको बताने की कोशिश की थी। ओके, उसके बाद देखते हैं प्रिवेंटिंग की अगर हम बात करें तो अवॉइडिंग कॉन्टेक्ट विद द इन्फेक्टेड एनिमल, यानी कि भाई हमें क्या करना चाहिए कि जो भी इन्फेक्टेड एनिमल है, पता है कि इसको भाई, पता तो नहीं चलेगा, हाँ, बट हाँ हल्का सा रफली आइडिया है कि यहाँ पे जो है निपा वायरस है ना, तो आप उससे अवॉइड करें थोड़ा सा, और जो गुड हाइजीन्स रखें, है ना, इम्प्लीमेंट करें, जैसे क्वारंटीन चल रहा था उसी तरीके से इम्प्लीमेंटिंग करें खुद को। एंड देन निपा वायरस आउटब्रेक आर रिलेटिवली रेयर बट देयर कैन बी हैव सीरियस पब्लिक हेल्थ इम्प्लीकेशंस, ठीक है। तो निपा वायरस के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। अब केरला में अब तक 5 लोग की डेथ हो गई, उनमें से 7, 8, 9 जो पीपल थे उनके कांटेक्ट में आए, तो उनको भी देखा जा रहा है कि भाई क्या हुआ क्या नहीं हुआ। उसके बाद हम आ जाते हैं स्पेशल सेशन टू डिस्कस पार्लियामेंट्स 75 ईयर जर्नी, टेक अ बिल ऑन सीईसी द प्रेस, ठीक है। सो एजेंडा क्या है कि भाई जो सेशन है फ्रॉम द स्पेशल सेशन होना है, पार्लियामेंट को 75 साल हो गए, है ना, 75 ईयर, 75 ईयर। तो थोड़ा सा हम इसको भी देखने की कोशिश करेंगे कि पार्लियामेंट का बैकग्राउंड क्या है, ठीक है। तो थोड़ा सा उससे पहले हम आर्टिकल्स को देखने की कोशिश करते हैं। अगर जो सस्पेंशन था, ठीक है, एजेंडा स्पेशल सेशन क्या पार्लियामेंट का, वो होगा सितंबर 18 टू 22, यानी यू कैन से दैट 4 डेज के लिए। पार्लियामेंट जो पार्लियामेंट्री बुलेटिन इसने रिवील किया कि भाई दो हाउस विल बिगिन डिस्कस ऑन पार्लियामेंट 75 जर्नी ऑन द फर्स्ट डे। पहले दिन क्या होगा इसमें, जो 18 टू 22 पार्लियामेंट सेशन चलेगा, उसमें फर्स्ट दिन ये होगा कि भाई जो आपका दोनों हाउस है ये डिस्कस करेंगे बहुत अच्छी तरीके से। एंड 75 ईयर जर्नी है इसकी पार्लियामेंट्स की। अच्छा, उसके बाद क्या है हमारा, उसके बाद देखेंगे हम जो बुलेटिन है इसने इशू किया राज्यसभा एंड लोकसभा, जिसमें सितंबर 18 को, ये मैंने अभी आपको बताया। और पार्लियामेंट जो है वो डिस्कस करेगी पार्लियामेंट जर्नी, जो कि 75 साल स्टार्ट हुई थी फ्रॉम द संविधान सभा। तो पार्लियामेंट जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई थी, संविधान सभा से। ओके, और इसने अचीवमेंट क्या किया, क्या एक्सपीरियंस रहे, क्या मेमोरीज रही, क्या सीखा, है ना, ये सारी चीजें इसमें डिस्कस होंगी। अचीवमेंट क्या है, एक्सपीरियंस क्या है, मेमोरीज क्या है, लर्निंग क्या है। ओके, अच्छा, और अब हम थोड़ा सा देखने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली में इसमें और क्या बताया जाएगा। राज्यसभा जो बुलेटिन है, इसने 3 बिल भी टेकन है, 3 बिल लेगी राज्यसभा। कौन कौन से बिल लेगी, एक लेगी पोस्ट ऑफिस बिल 2023 वाला, इसको कंसोलिडेट करेगी एंड अमेंड करेगी द लॉ रिलेटेड टू द पोस्ट ऑफिस इन इंडिया। कंसोलिडेटेड का मतलब है उसको मजबूत करना, एंड उसको अमेंड करने का काम जो होगा 2023 में, ये इसको राज्यसभा देखेगी। उसके बाद देखते हैं फिर हमारे पास चीफ इलेक्शन कमीशन है या अदर इलेक्शन कमीशन है, उनके अपॉइंटमेंट को लेके है, या फिर उनके कंडीशंस को लेके है, ठीक है, या फिर उनकी सर्विस को लेके है, या टर्म ऑफ ऑफिस को लेके भी है, या रेगुलेट द अपॉइंटमेंट, या फिर उनके अपॉइंटमेंट को लेके, ठीक है। तो ये सारी चीजें चीफ इलेक्शन कमीशन या अदर इलेक्शन कमीशन की बीच में डिस्कस की जाएंगी। ओके, अच्छा, इसको रिपील किया जाएगा सर्टेन एनएक्टमेंट एंड दी अमेंडमेंट एंड एनएक्टमेंट। उसके बाद कुछ और हैं, जैसे आपका लोकसभा बिल टेक अप द एडवोकेट अमेंडमेंट बिल 2023 एंड द प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ द पीरियोडिकल बिल्स 2003, ठीक है। तो प्रेस और रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियोडिकली बिल्स 2023 को भी
डिस्कस किया जाएगा। अब थोड़ा सा हम इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जाने की कोशिश करेंगे, क्या है क्या नहीं है। ओके, तो देखते हैं, करते हैं हिस्ट्री ऑफ इंडियन पार्लियामेंट्स क्या है। ये सिग्निफिकेंट पार्ट्स है ऑफ इंडियन डेमोक्रेटिक। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ ब्रीफ ओवरव्यू दिया है, उसको देखने की हम कोशिश करते हैं। प्री इंडिपेंडेंस पीरियड की बात करें तो बिफोर इंडिया गेन इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश कॉलोनी रूल्स 1947, ये तो हमें भी पता है कि 1947 में हम क्या हुए थे, इंडिपेंडेंस हुए थे। ठीक है, इट डिड नॉट हैव अ सिंगल यूनिफाइड पार्लियामेंट, तब तक तो वही क्या हमारे पास कोई भी सिंगल पार्लियामेंट्स नहीं थी। इंस्टीड देयर वर लेजिस्लेटिव बॉडी एंड प्रोविंशियल एंड सेंट्रल लेवल, हमारे पास क्या थी, लेजिस्लेटिव बॉडी, जो कि आपका प्रोविंशियल का मतलब है यू कैन से दैट जहाँ पे राजा राज करते थे। ठीक है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो 1919 वाला था और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वाला, इसने इंट्रोड्यूस किया था कुछ रिप्रेजेंटेटिव जो गवर्नमेंट के थे एट द फेडरल लेवल पे। ठीक है, और उसके बाद स्टेब्लिशमेंट हुआ फेडरल लेजिस्लेचर का एंड द गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल। अब क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की हम बात करें तो आफ्टर गेनिंग इंडिपेंडेंस, जब हमें इंडिपेंडेंस मिल गई 1947 में, तो इंडिया ने स्टेबलाइज की कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली टू ड्राफ्ट इट्स कॉन्स्टिट्यूशन, तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को ड्राफ्ट किया गया। ठीक है, आफ्टर द 1947 ये असेंबली थी, इसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चेयरमैन बने। ठीक है, ऑफ द ड्राफ्टिंग कम्युनिटी के, तो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। वर्क ऑन क्रिएटिंग द फ्रेमवर्क फॉर द न्यू नेशंस गवर्नेंस। ओके, उसके बाद हम चलते हैं, अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा समझ लेना आप कि यहाँ पर अगर पॉइंट आउट करने वाला है तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एज अ चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी। उसके बाद एडॉप्शन की बात करें, 26 जनवरी 1950 को इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है केम इनटू इफेक्ट, ये भाई प्रभाव में आ गया एंड द कंट्री बिकम रिपब्लिक, और हम क्या कौन हो गए, रिपब्लिक हो गए। यू कैन से दैट अब हमारे ऊपर किसी भी कॉलोनियन का राज नहीं है, सॉरी हम कॉलोनी नहीं है किसी के। और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली देन ट्रांसफॉर्म इनटू द प्रोविजनल पार्लियामेंट, और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी वो ट्रांसफॉर्म हो गई किसमें, प्रोविजनल पार्लियामेंट में अंडर द फर्स्ट जनरल इलेक्शन। जब तक की फर्स्ट जनरल इलेक्शन नहीं हुआ तब तक हमारी जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली थी वो आपकी ट्रांसफॉर्म हो चुकी थी किसमें, प्रोविजनल पार्लियामेंट्स में। पहले जनरल इलेक्शन की बात करें तो इंडिया का पहला जनरल इलेक्शन हेल्ड हुआ था 1951 टू 1952। इस इलेक्शन में वर्क हुआ किसका, मतलब यू कैन से दैट जन्म हुआ पार्लियामेंट का। एंड वी नो टुडे, ठीक है, विद द फॉर्मेशन ऑफ लोकसभा, जिसमें आपका लोकसभा बना जिसको हाउस ऑफ द पीपल बोला गया, और जिसमें राज्यसभा बना जिसको काउंसिल ऑफ द स्टेट बोला गया। तो हाउस ऑफ द पीपल यानी कि लोगों का घर जिसे हम बोल रहे हैं वो हमारा क्या है, वो है हमारा लोकसभा। ओके, उसके बाद फिर हम आ जाते हैं रोल ऑफ पार्लियामेंट से क्या है। तो इंडियन पार्लियामेंट जो है बहुत ज्यादा अपना रोल प्ले करती है, जैसे फ्रेम करना है या एडॉप्ट करना है कुछ न्यूमरस लॉ, यानी बहुत सारे प्रमुख लॉ या पॉलिसीज को। ठीक है, और इट हैज बीन सेंट्रल द इंडिया डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एंड हैज इवॉल्व टू एड्रेस द नीड एंड चैलेंज ऑफ द डाइवर्स ग्रोइंग नेशंस, और ये हमारा नेशंस को ग्रो करने में भी हेल्प करती है कौन, पार्लियामेंट। तो इतना थोड़ा सा आपको समझना है। अब इसके माइलस्टोन की बात करें तो पार्लियामेंट हैज सीन सिग्निफिकेंट मूवमेंट सच एज द इकोनॉमिक रिफॉर्म, जैसे आपका एलपीजी आपने पढ़ा होगा, इसमें भी इसने काम किया था 1991 में। कुछ इसके माइलस्टोन दिए गए। उसके बाद लिबरलाइजेशंस इंडियन इकोनॉमी की गई 1991 में, ये आपको पता हुआ। एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूशंस अमेंडमेंट इंक्लूडिंग द जैसे 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में हुआ, या फिर 73rd या 74th अमेंडमेंट इन 1992 विच डिसेंट्रलाइज पावर टू द लोकल गवर्नमेंट। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से इसके माइलस्टोन भी हैं हमारे पार्लियामेंट्स के, जिसे मैंने अभी आपको बताने की कोशिश की कि एलपीजी सिस्टम जो कि 1991 में, या फिर आपका 42 अमेंडमेंट जो आया 1976 में। ठीक है, उसके बाद फिर हमने देखा 73rd है या 74th है जो आपका 1992 में आया, और ये डिसेंट्रलाइज करता है पावर किसको, लोकल गवर्नमेंट को। क्लियर कट है यहाँ तक। अच्छा, थोड़ा सा ये हमारे हिस्ट्री इसकी समझ में आ गई क्या है क्या नहीं है। फिर अब हम देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल्स क्या है हमारे पास, कि पासेस रेजोल्यूशंस लाउडिंग पीएम ओवर G20 समिट्स। तो देखिए मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, ये लाउडिंग्स का मतलब होता है प्रशंसा करना, और G20 समिट्स जो है आपकी वो फिनिश हो चुकी है, और अब क्या है, कैबिनेट और बीजेपी की जो यू कैन से दैट लीडर्स हैं, उन्होंने माननीय मोदी जी को बहुत प्रशंसा की, और एक
इसमें बहुत अच्छी बात निकल के आई G20 में कि इसमें अफ्रीकन यूनियन को क्या किया गया, परमानेंट मेंबर बना लिया गया ऑफ द G20। ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। हालांकि मैं आपको कई बार जब भी G20 समिट स्टार्ट हुई थी 9 टू आई थिंक 8 टू 9 सितंबर को, तब भी मैंने आपको कई बार क्लियर करने की कोशिश की थी कि G20 में कितना मेंबर है, उसके बाद इसमें पढ़ना क्या है क्या नहीं पढ़ना है, थोड़ा सा हम आइडिया ले लेंगे कौन कौन सी कंट्री हैं G20 के। अब उसके बाद हम देखते हैं इसकी फर्स्ट मीटिंग हुई थी कंक्लूजन ऑफ द G20 समिट्स दिल्ली में, ये तो हमें पता ही है। और एक्चुअली में इसमें क्या हुआ कि लीडरशिप ड्यूरिंग द इंडिया प्रेसिडेंट ऑफ द G20 ग्रुपिंग। और उसके बाद क्या है इसमें थोड़ा सा यही है कि जो आपके पार्लियामेंट्स बोर्ड्स हैं जो बीजेपी के है ना, एंड जो पार्टी के हायर डिसीजन मेकिंग बॉडी है, आल्सो पास्ड अ रेजोल्यूशन फेलिसिटिंग मिस्टर मोदी लीडरशिप ऑफ द G20। भाई माननीय मोदी जी की जो फेलिसिटिंग है, ये क्या यू कैन से दैट जो G20 में उन्होंने लीडरशिप की, ठीक है। जो पार्टी का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, वाज डेक अप इन फ्लावर बरसाए गए, लाइट की गई, वेलकम किया गया, बहुत सारी चीजें दी गई हैं। अच्छा, उसके बाद देखते हैं फिर हमारे पास इसमें पढ़ने के लिए क्या था, जो मैंने आपको बताया कि इसमें अफ्रीकन यूनियन को शामिल किया गया, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं इसमें आउटकम्स जो उसके समिट्स के निकले, तो ट्रांसफॉर्मेशनल हुआ, सीधी सी बात है। जब 20 था G20 था और थोड़ा सा चेंज हुआ, रीशेपिंग द ग्लोबल ऑर्डर, रियलाइजिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, रिफॉर्मिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड स्टेबलाइज इन डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर्स की भी बात हुई, ठीक है। और इसमें वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ को लेके है, समिट वाज यूनिक एज द एस्पेक्ट्स ऑफ इंडिया प्रेसिडेंसी, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, ये हमें पता ही है कि किसकी बात हो रही है, कि जो कंक्लूजन था इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर एग्रीमेंट भी हुआ, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस भी हुई इसमें, ठीक है। अच्छा, अब इसमें थोड़ा सा हम G20 पे नजर डालने की कोशिश करेंगे कि भाई G20 क्या है, G20 के मेंबर कौन से। मेंबर कंट्री आपको याद रखनी है, हालांकि मैंने इसकी ट्रिक कई बार बताई थी, बट अगर मैं बता दूं आपको, अगर नहीं भी फिर भी आपको याद हुई है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कर देना, बहुत सरल था। एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, ठीक है। जो नए हैं उनको पहली बार मिलेगा और जो ओल्ड है उनका रिवीजन हो जाएगा, बस आपको इतना समझना था। जूस, ठीक है, रशियन गर्लफ्रेंड, अब मैंने जूस पिया रशियन गर्लफ्रेंड के साथ, अब मैं IIT SSC का हो गया, बस G20 कंट्री हो गया। बहुत सिंपल है, वेरी सिंपल है, कुछ नहीं करना। J4 हो गया आपके पास जापान, ठीक है। U4 आपके पास हो गया, यू कैन से दैट यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। I4 आपके पास हो गया इटली, ठीक है। और C4 आपके पास हो गया कनाडा, ठीक है। और E4 आपके पास हो गया इंग्लैंड, ठीक है। और R4 आपके पास हो गया रसिया, G4 आपके पास हो गया यू कैन से दैट जर्मनी, और F4 आपके पास हो गया फ्रांस। क्लियर कट है। अब मैं IIT, जब मैंने जूस पी लिया रसियन गर्लफ्रेंड के साथ, तो भाई मैं अब IIT SSC सा हो गया। तो A4 अर्जेंटीना, ठीक है। और B4 आपके पास है ब्राजील, और उसके बाद एक ए और मिलेगी आपको कहीं भी, जो है ये उसके बाद देखेंगे हम। अब फिर हमें मिलता है M4 है हमारे पास मैक्सिको, तो सॉरी यस, तो ये रहा हमारा मैक्सिको। उसके बाद ई फोर है हमारे पास यहाँ पे हमारे ये हो जाएगा यूरोपीय यूनियन, और I4 हमारे पास हो जाएगा इंडिया, ओके। और एक और आई हमारे पास हो जाएगा इंडोनेशिया, T4 हमारे पास हो जाएगा टर्की, S4 हमारे पास हो जाएगा साउथ कोरिया, S4 हो जाएगा साउथ अफ्रीका, और C4 हमारे पास हो जाएगा चाइना, ओके। और S4 हमारे पास क्या हो जाएगा, सऊदी अरेबिया, अभी हमने नहीं लिया। और A4 हमारे पास हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, ओके। तो इस तरीके से आपको इसको याद कर लेना है। आगे चलते हैं फिर हम, क्या है हमारे पास और न्यूज, अब देखने की कोशिश करते हैं। फॉर सिकल सेल पेशेंट एंड इल्यूसिव डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट्स, तो जो सिकल सेल एनीमिया होती है उसके लिए अब सर्टिफिकेट जारी होगा, और वो एक्चुअली में कौन कौन जारी करेगा, थोड़ा सा उसके बारे में देखने की कोशिश करते हैं। इसका प्लान हो रहा है कि भाई परमानेंट डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट इसको दे दिया जाए, ठीक है। जो आपका 5 साल से ऊपर है, सिकल सेल डिजीज से यू कैन सी दैट परेशान है, हैज बीन स्टक इन, ठीक है, एंड 3 यूनियन मिनिस्टर फॉर द नियरली 3 साल के लिए, और वो भी 3 साल के लिए, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे टेबल जो है इसको इस बिल को टेबल किया गया है ना, ड्यूरिंग द मानसून सेशन ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है। और स्टैंडिंग कमेटी जो पार्लियामेंट है उसने अर्ज किया है
कि गवर्नमेंट बहुत जल्दी इस पे क्या ले, डिसीजन ले। अच्छा, हेल्थ मिनिस्ट्री इसमें क्या करेगी? हेल्थ मिनिस्ट्री जो है वो रेस्पॉन्सिबल है भाई डिटरमाइन करना है कि क्या क्राइटेरिया होगा, क्या रूल्स होंगे, क्या डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होगा। ठीक है, इसके लिए ये कौन काम करेगा? हेल्थ मिनिस्ट्री करेगी। और सोशल जस्टिस का काम क्या होगा? सोशल जस्टिस एंड एम्पावर मिनिस्ट्री जो है वो इशू करेगी सर्टिफिकेट विच आर रिक्वायर फॉर गेटिंग रिजर्वेशन एंड बेनिफिट ऑफ द स्कीम्स, कि भाई जो यू कैन से दैट क्या रिजर्वेशन होगा, क्या बेनिफिट्स होंगे स्कीम के। ठीक है, और इसका सर्टिफिकेट जारी कौन करेगी? सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री। ये आपको थोड़ा सा समझना है सिकल सेल के बारे में। ठीक है, अच्छा उसके बाद हम थोड़ा सा देखते हैं कि भाई यूनियन गवर्नमेंट ने भाई ये बोला था कि हम कंपेन स्टार्ट कर रहे हैं, हमें इसको इरिडिकेट करना है, यू कैन से दैट इसको खत्म करना है सिकल सेल डिजीज को। कब तक? 2047 तक। ये थोड़ा सा आपको डेटा याद रखना है। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं जो सिकल सेल डिजीज होती है, यू कैन से दैट, जिसमें आपकी डायबिटिक जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर है। ये एक्चुअली में स्पेशल इसको प्रिवेंट किया जाता है अपॉन द ट्राइबल पॉपुलेशन अक्रॉस इंडिया। ठीक है, और जो ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री है ये इंश्योर करती है सर्टिफिकेट आर इशू पेशेंट विच इज क्रॉनिक एंड क्रॉनिक एनीमिया, पेन, complications and arising out of the टिश्यूज एंड ऑर्गन डैमेज। ठीक है, अब इस प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें तो ये आपका जिसमें लगभग 7 करोड़ ट्राइबल पीपल जो है वो 17 स्टेट और यूटी के हैं फॉर द सिकल सेल डिजीज के लिए। अच्छा, ट्राइबल मिनिस्टर्स में क्या कहना चाह रहे हैं? मुंडा हैज बीन पुशिंग फॉर द इशू ऑफ द सर्टिफिकेट। भाई ये है कि सर्टिफिकेट जारी करो, और जो भी है क्या है इससे कि भाई क्लियर कट हो जाएगा। और उसके बाद है व्हेन डिजीज वाज एडेड इन द लिस्ट ऑफ डिसेबिलिटी अंडर द राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2026 के पेशेंट कुड ओनली गेट डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट विद 1 ईयर वैलिडिटी। तो पेशेंट को जो सर्टिफिकेट मिलेगा 2016 का रूल ये कहता है कि वो 1 ईयर के लिए मिलेगा। अब बात किसकी चल रही है? 3 ईयर की। ओके, सो थोड़ा सा हम इसके बारे में देख लेते हैं। सिकल सेल एनीमिया मैंने यहाँ लिख दिया। डिजीज के बारे में देखते हैं। ये एक्चुअली में ब्लड डिसऑर्डर यू कैन से दैट है। ठीक है, और इसको करेक्टराइज किया जाता है बाय द प्रोडक्शन ऑफ द एबनॉर्मल हेमोग्लोबिन। जो हेमोग्लोबिन है हमारा, है ना Hg, वो कैसा हो जाता है? एबनॉर्मल हो जाता है, नॉट ए नॉर्मल। और इसके साथ क्या होता है? रेड ब्लड सेल जो होती हैं वो बिकम मिसहैपन एंड ब्रेक डाउन इजीली। जो हमारी रेड ब्लड सेल होती है वो जल्दी ब्रेक डाउन हो जाती है। दिस कैन लीड टू वेरियस हेल्थ प्रॉब्लम, जैसे आपका पेन होगा, एनीमिया होगी, ऑर्गन डैमेज होंगे इसमें। और ये मोर कॉमन पीपल कहाँ कहाँ मिलेगा आपको? अफ्रीकन या मेडिटेरियन या मिडिल ईस्टर्न या इंडियन एडिशंस। ठीक है, इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो मैनेजिंग सिस्टम्स, ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स एंड मेडिकेशन थ्रू रिड्यूस पेन। थोड़ा सा पेन तो रिड्यूस हो जाता है, बट ये सारी चीजें कम नहीं होती। बोन नैरो और स्टेम सेल ट्रांसप्लांट कैन बी क्यूरेटिव। ये अगर आपको बोन मैरो या स्टेम सेल ट्रांसप्लांट की बात है तो इसको तो क्यूरेटिव कर सकते हैं, बट आर रिजल्ट फॉर द सीवियर केस, बट कुछ सीवियर केस में। ठीक है, तो इसको हमने देख लिया। आगे चलते हैं फिर हम, क्या है हमारे पास? तो ये मैंने आपको बता दिया कि इसकी सर्टिफिकेट कौन जारी करेगा। वही इसका क्राइटेरिया और रूल्स और डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट इसको जारी करेगी हेल्थ मिनिस्टर। और उसके बाद आपका सोशल जस्टिस एंड एम्पावर मिनिस्ट्री जो है वो आपका क्या इशू करेगी? ये आपकी इशू करेगी क्या भाई इनको बेनिफिट्स मिलेंगे, क्या रिजर्वेशन मिलेगा फॉर द। ओके, और हमें इसको सिकल सेल डिजीज को कब तक फिनिश करना है? 2047 तक। ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। और 2006 में आपको याद रखना है कि भाई ये 1 ईयर के लिए, अब इसकी किसकी मांग चल रही है? 3 ईयर की, 3 ईयर की। ओके, उसके बाद है हमारे पास प्रेसिडेंट लॉन्च आयुष्मान भव हेल्थ कंपनी। ये मैंने आपको कल भी बताया था, थोड़ा सा और इसके बारे में बताने की कोशिश करता हूँ क्या है। देखिए, आयुष्मान भव हेल्थ कंपेन जो है आपका रूरल या जो यू कैन से दैट जो टाउन एरिया में रहते हैं, अगर उनको हेल्थ सर्विस से लेकर कोई प्रॉब्लम है तो आयुष्मान भव हेल्थ कैंपेन उसमें काम करेगा। तो देखते हैं, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू एक्चुअली मैंने लॉन्च किया आयुष्मान भव कैंपेन पोर्टल फ्रॉम द राजभवन गांधीनगर ऑन द वेडनेसडे। ठीक है, अच्छा इसमें क्या है? ये हिस्टोरिक लॉन्च है द कैंपेन एंड द पोर्टल मार्क अ सिग्निफिकेंट लीप टुवर्ड अचीविंग यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। इसमें क्या रहेगा? ये यूएचसी यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज पे काम करेगा और इंश्योर करेगा हेल्थ केयर फॉर ऑल इट्स strives to further consolidate and
accessibility and affordability of healthcare service particular for the undeserved and, ठीक है, जो आप यू कंसिडर जहाँ पे डिजर्व नहीं कर सकते वहां पे भी ये काम करेगा। मैंने आपको बताया था इसमें कौन कौन सा मिलेंगे, तो आपने देख लिया हुआ। अच्छा, इसमें थोड़ा सा हम देखने की कोशिश करेंगे मिनिस्ट्री, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे क्योंकि इसको मैंने कल आपको बता दिया था। ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्या है हमारे पास आर्टिकल। वर्ल्ड न्यूज में आ जाए तो हमारे पास है फ्लड डेथ टोल इन लीबिया सिटी ऑफ द डेरना क्रॉस 51। कल कितना था? कल लगभग आई थिंक 2900 लोगों की डेथ हुई थी, बट आज देख रहे हैं आप 51 यानी कि 5100 पीपल डेथ हो गई इन लीबिया ड्यू टू द अर्थक्वेक। अब आप मुझे क्या कर बताएंगे, लीबिया की जो बॉर्डर शेयरिंग कंट्री है वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में करेंगे प्लीज। और जब भी मैं पूछूं आप गुड मॉर्निंग गुड नाइट ना बोले, मत बोले, बट आप जो मैं क्वेश्चन पूछता हूँ ना उसका जवाब आप जरूर दें मुझे, क्या है क्या नहीं होगा। ओके, सो अब हम नेक्स्ट देखने की कोशिश करेंगे क्या है हमारे पास। देखिए, इंडियन एयरफोर्स चीफ टेक डिलीवर फोर ऑफ फर्स्ट C9 5 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट इन स्पेन। अब देखिए एक्चुअली में क्या है, हम ये जो फ्रांस की डील है कहाँ पे ले रहे हैं, स्पेन में ले रहे हैं। और इंडियन एयरफोर्स चीफ टेक्स डिलीवर फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार हुआ है कि स्पेन में हमने कोई भी डिलीवरी ली है। ओके, सो भाई पहली बार ऐसा हो रहा है तो थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं। इंडियन एयरफोर्स ऑन वेडनेसडे रिसीव द फर्स्ट C9 5 MW ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट फॉर द एयरबस। अब ये एयरबस जी भैया कहाँ की है? ये फ्रांस की है, ये तो आपको पता होना चाहिए थोड़ा सा। ठीक है, उसके बाद ये जो हमने C295 जो एयरक्राफ्ट लिया है हमने, ये एक्चुअली में किसको रिप्लेस करेगा? अगर हम ले रहे हैं तो उससे पहले भी तो कोई काम कर रहा हुआ है। हाँ यस, इससे पहले भी काम कर रहा था, है ना? तो उसको थोड़ा सा हम देखने की कोशिश करेंगे कि इसकी जगह कौन सा काम कर रहा था। मैं बता दूं आपको, एब्रो एयरक्राफ्ट जो सर्विस है विद द इंडियन एयरफोर्स सर्विस, तो इसकी जगह लेगा ये। ठीक है, C9 5 MW ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, ठीक है, रिप्लेस करेगा, ये मैंने अभी आपको बताया एब्रो एयरक्राफ्ट को। अच्छा, उसके बाद क्या है, ये जो मोमेंटम्स डे है भाई, सीधी सी बात है, यादगार दिन है इंडियन एयरफोर्स पर्टिकुलरली एंड नेशंस एज अ होल टू बी रिसीविंग द फर्स्ट एयरक्राफ्ट विच मार्क द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू एरा। ठीक है, वेयर वी विल मैन्युफैक्चरिंग मिलिट्री एयरक्राफ्ट इन इंडिया। तो समझ रहे हैं आप किस तरीके से भाई, ये बहुत अच्छी यादगार इरा है ना, न्यू इरा है जिसमें हम मैन्युफैक्चरिंग करेंगे मिलिट्री एयरक्राफ्ट को इन इंडिया। अच्छा, उसके बाद हम आ जाते हैं फिर क्या है हमारे पास, जॉइंट वेंचर की बात करें तो अंडर द कॉन्ट्रैक्ट 16 एयरक्राफ्ट विल कम इन ए फ्लाई अवे कंडीशन फ्रॉम द सेविल्स वाइल। देखिए 16 तो आपके आएंगे, सेविल एक्चुअली में ये आपका एक स्थान है। ठीक है, सो 14 विल बी मैन्युफैक्चर बाय द एयरबस जॉइंटली विद द टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड। तो देखिए TSL के थ्रू और आपका एयरबस, ये दोनों मिलकर इसको बनाएंगे 40 को। ठीक है, तो फ्यूचर में देखा जाएगा। वर्क इज अंडर वे द सेट ऑफ फाइनल असेंबली लाइन FAL एट द बडोदरा इन गुजरात एंड फर्स्ट एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर इन इंडिया विल बी डिलीवर। ठीक है, सितंबर कब, 2026 में। अच्छा, तो कुल मिला के ये है कि भाई वर्क इसका चल रहा है ना। और फाइनल असेंबली यानी कि लाइन FAL जो कि बड़ौदा गुजरात में है। और फर्स्ट एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग जो हमारे इंडिया में अगर ऐसा एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर होगा तो वो कब होगा, 2026 में, और जो सितंबर डेट डिसाइड की गई है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं एयरबस हैंडेड ओवर द C295 फॉर द इंडिया फ्लाई अवे कंडीशंस। ठीक है, चलते हुए कंडीशन में उसने भाई इंडिया को दिया है, ये सारी उसकी जानकारी दी है। कितना करोड़ खर्चा आया है इसमें, तो वो भी है 2200 करोड़ डील हुई है एयरबस एंड स्पेस के बीच में। तो ये सब हमें नहीं देखना है क्योंकि ये सारी चीजें नहीं आती हैं। ओके, क्लियर हो गया? आगे देखते हैं क्या है फिर हमारे पास। देखते हैं क्या है आगे हमारे पास है, साइंस का टॉपिक है हमारे पास। आदित्य L1 मिशन परस्यूज द इग्मा ऑफ द स्पेस वेदर। भाई कुल मिला के ये है कि आदित्य L1 जो मिशन हमारा लॉन्च किया गया 2 सितंबर को, वो क्या कर रहा है, स्पेस वेदर की इग्मा यू कैन से पहली का पीछा करता हुआ। ओके, सो मैं आपको बता दूं थोड़ा सा इसके बारे में। आपको पहले तो ये याद रखना है कि आदित्य L1 जो है, इसके कुछ की पॉइंट्स हम लिखने की कोशिश करेंगे जो हमारा क्लियर हो जाए। आदित्य L1, इसको सबसे पहले आपको याद रखना है कि इसका लॉन्च व्हीकल क्या है। तो लॉन्च व्हीकल में आपको बता दूं वो है आपका PSLV-57। ठीक है, उसके बाद फिर आपको याद रखना है कि इसको इंसर्ट कहाँ किया जाएगा, इंसर्ट किया जाएगा हेलो ऑर्बिट में। जब भी ये आए ना आदित्य L1 नाम, तो आपको ये कुछ चीजें तो पता ही होनी चाहिए हेलो ऑर्बिट में। ओके,
उसके बाद फिर आपको याद रखना है कि इसका काम क्या होगा। ये आपका हेलो ऑर्बिट में और किस पॉइंट पर जाएगा, पॉइंट है आपका लैग्रेंज पॉइंट 1, यानी कि यू कैन से दैट L1। तो सबसे पहले आपको लॉन्चिंग व्हीकल पता करना है, हेलो ऑर्बिट पता करनी है, हाँ ये इंसर्ट होगा तो इस पॉइंट पर होगा, L1 पर होगा। उसके बाद फिर और क्या पता करना है इसके बारे में, और पता करना है हमें जो आपका ये ऑब्जर्व करेगा, ठीक है, इसको सन को, है ना, तो सन को ऑब्जर्व करेगा एट द पॉइंट ऑफ लैग्रेंज पॉइंट 1, ठीक है। सो उसी के बारे में थोड़ा सा ये दी गया है पूरा भी, सन बीट द आदित्य L1। तो 2 सितंबर की बात थी, दिस ईयर की बात है, इसरो ने भाई लॉन्च किया आदित्य L1 को, और ये पहला स्पेस मिशन है जो एक्सप्लोर करेगा क्या, एक्टिविटी ऑफ द सन। सन की क्या एक्टिविटी है उसको एक्सप्लोर करने का काम कौन कर रहा है, आदित्य L1, जो कि इसरो ने 2 सितंबर को लॉन्च किया। ओके, उसके बाद हम बात करें तो इसकी कुछ समय लेगा ये इनकी डिस्टेंस ऑर्बिट, है ना, और ये लगभग आपका आदित्य L1 जिस पॉइंट पर मैंने बताया वो L1 है। उसके बाद फिर मैंने आपको बताने की कोशिश की थी कि जो पृथ्वी से, लास्ट वीडियो में, कि जो पृथ्वी से लगभग आपको 15 लाख किलोमीटर डिस्टेंस पे है, और इसकी जो जर्नी टाइम है 125 डेज है, ठीक है। स्पेसक्राफ्ट ये ऑब्जर्व करेगा सन को एंड मॉनिटर करेगा जो चेंजिंग हो रहा है लोकल एनवायरनमेंट को लेकर और स्पेस वेदर को लेकर जस्ट बिफोर द अर्थ एक्सपीरियंस, यानी कि अर्थ पे आने से पहले जो भी एक्सपीरियंस होता है एट द आउट ऑफ द सन, आउट ऑफ द अर्थ, ठीक है, उसको भी ये देखेगा। उसके बाद हम मैसिव बॉल ऑफ सन क्या है भाई, ये हमें पता ही है इसके बारे में, मैसिव ये प्लाज्मा है ना, फायरी प्लाज्मा, जलता हुआ प्लाज्मा, यू कैन से दैट, और एनर्जी जनरेटर होती है किसके द्वारा, न्यूक्लियर फ्यूजन के द्वारा। ये तो खैर आपको पता ही होना चाहिए कि सन में जो एनर्जी जनरेट होती है वो किसके द्वारा होती है, न्यूक्लियर फ्यूजन के द्वारा होती है, और उसका जो टेम्परेचर है वो 15 मिलियन, आप समझ रहे हैं ना, 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस, और उसकी डेंसिटी की बात करें तो वो 20 टाइम्स, यू कैन सेट दैट मोर देन है, 20 टाइम्स मोर देन है किससे, आयरन से। देख रहे हैं आप डेंसिटी कितनी है इसकी। ओके, और उसके बाद इसके सेंटर सरफेस की बात करें सन की, तो टेम्परेचर ड्रॉप एनर्जी फ्लो आउटवर्ड, ठीक है, टेम्परेचर तो वहां पे ड्रॉप होता है, एनर्जी जो फ्लो होती है वो आउटवर्ड होती है। इनसाइड द सन की बात करें, इसके अंदर की बात करें तो टेम्परेचर हाई होता है, दैट द एटम आर ब्रोकन ऑफ द नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिवली चार्ज आयंस इन द मैटर ऑफ कॉल्ड प्लाज्मा। तो ये सब डेटा हमें इतना प्रिलिम्स पर्सपेक्टिव के लिए नहीं देखना है, हमें आदित्य L1 के बारे में देखना था कि भाई इसको लॉन्च किसने किया, है ना, और किस ऑर्बिट में ये इंसर्ट होगा, किस पॉइंट पर ये होगा, कौन सा लॉन्च व्हीकल है इसका, ठीक है। उसके बाद ये काम क्या है इसका, ये ऑब्जर्व करेगा उसको, ठीक है, तो ये सारी चीजें उसके बारे में दी है। बट ये मैंने आपको जो बता दिया वो प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से बताया, ना कि मेंस के लिए। ओके, अच्छा, इसके स्ट्रॉम स्पेस की भी बात करें तो 6000 डिग्री सेल्सियस, ये तो सर क्या हमें पता ही है। ओके, क्योंकि हम बचपन से ये पढ़ते आ रहे हैं कि भाई क्या टेम्परेचर क्या नहीं है। तो आज हम अपने सेशन को यहीं रोकने से पहले हम अपना एमसीक्यू देखते हैं, हमारा क्या एमसीक्यू है, थोड़ी सी मैं डिटेल दे रहा हूँ। देखिए, इसमें आपने ये निकाल लिया कि भाई अगर ऐसा कुछ होता, आपका अगर वार्निश वुडन फर्नीचर में यूज होती तो आज हम जिंदा ही नहीं होते। तो फोर्थ वाला आपका गया, तो आपका आंसर क्या होगा, 1213। ओके, क्लियर कट है। अब ये अगर आपका ओल्ड और न्यू पैटर्न से होता क्वेश्चन, तो आप इसे कैसे सोल्व करते हैं, मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे रहा हूँ। अगर मान लीजिए ये तो बात आपने सुनी होगी, एलिमिनेट टेक्निक को एलिमिनेट कर दिया गया, बट आप भाई ऑप्शन को तो एलिमिनेट करोगे, कौन सही है कौन गलत है, इसको कहाँ छोड़ दोगे, यहीं पे तो हटा दिया गया ना, यहाँ हटा दिया गया, बट इसको तो आप करेंगे ना। तो इसमें आप अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो जो बार्निश है वो आपका वुडन फर्नीचर वाला ये क्लियर कट है, यहाँ से आपने हटा दिया। अब देखिए ये आपका है एंटी मोबाइल एग्जॉस्ट एंड तम्बाकू स्मोक्स वुडन वुडन बार्निंग, उसके बाद है यूजिंग, ये हमें नहीं पता, ठीक है। तो तीन तो हमारे क्लियर है। अब मान लीजिए हमारा न्यू पैटर्न में 1 2 3 एंड 4 होता, ओनली पेयर 4, तो क्लियर कट है एक हटाने से हमारा यहाँ पे हमें 4 मिल लेते, तो आंसर हमारा 4 हो जाता। ओके, सो आज हम अपने सेशन को यहीं रोकेंगे। थैंक यू सो मच। प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और अभी थोड़ा सा हमारा दिन बनता जाएगा अच्छी तरीके से, और हम पीसी कंपाइलेशन हमारा संडे को आता है, उसको आप जरूर देखें। ओके, जिससे कि आपका पीआईबी द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस का तीनों का कॉम्बिनेशन आपको वन प्लेस पे मिल जाता है। ओके, तो थैंक यू।